आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 9, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस पाठ के हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें मुख्य प्रश्न है गठबंधन सरकार, गठबंधन का अर्थ, गठबंधन के कारण और गठबंधन सरकारों का इतिहास। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले करेंगे गठबंधन का अर्थ। गठबंधन सरकार भारतीय राजनीतिक परंपरा का एक मुख्य हिस्सा रहा है। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का मेल गठबंधन कहलाता है। जब सरकार बनाने के लिए देश के कई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा से समझौता करके एक प्लेटफार्म पर आते हैं, मेल करते हैं, गठबंधन करते हैं, गठबंधन सरकार कहलाती है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। जैसे होग ने कहा है, गठबंधन सरकार ऐसे प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने संकीर्ण और विशेष हितों को त्याग कर निश्चित कार्यक्रम पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं, इसे गठबंधन कहते हैं। तो गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल एक विशेष उद्देश्य के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए मेल करते हैं, बंधन करते हैं, गठजोड़ करते हैं, जिसे गठबंधन कहते हैं। इस प्रश्न के अगला पार्ट है जो गठबंधन की उत्पत्ति के क्या कारण है, यानी कि जो भारत में गठबंधन सरकारें बनी उनके उत्पत्ति के क्या कारण है। सबसे पहला जो इसमें मुख्य कारण है अक्षेत्रीय दलों का प्रभाव, यानी कि भारत में 5 या 6 राष्ट्रीय दल के अलावा 56 के लगभग राज्य स्तरीय दल हैं। ये राज्य स्तरीय दल अक्षेत्रीय दल का रूप धारण करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें अक्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं। भारत की राजनीति में अक्षेत्रीय दलों का बोलबाला रहा है, चाहे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, पंजाब में अकाली दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, असम में असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इधर साउथ में तेलुगु देशम। तो ये पार्टियां हैं, अक्षेत्रीय पार्टियां हैं, और इनका जो प्रभाव है वो बहुत प्रभावित करता है भारतीय राजनीति को। तो अक्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी गठबंधन सरकार को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक कारण, जो गठबंधन सरकार का अगला कारण है वो है सामाजिक। भारत विभिन्न जातियों, पंथों, संप्रदायों का देश है। अनेक विचारधाराओं के लोग इसमें रहते हैं। वे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं, चाहे धर्म के आधार पर राजनीतिक दल, संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दल। तो ये जो राजनीतिक दलों का गठन है ये फिर भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। गठबंधन बनाने के लिए एक प्रकार से प्लेटफार्म का काम करता है, क्योंकि भारत में कई बार ऐसा देखा गया है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि भारत में कई राजनीतिक दल जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे रह जाते हैं। फिर उस बहुमत के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों का सहारा लिया जाता है, सहायता ली जाती है। तो जो सामाजिक कारण है, जाति के आधार पर या किसी एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए अक्षेत्रीय दल का गठन किया जाता है। तो सामाजिक कारण भी भारतीय राजनीतिक गठबंधन सरकार का मुख्य उत्पत्ति का कारण है। निष्क्रिय राजनीतिक दल, यानी कि भारतीय राजनीति में कुछ दल निष्क्रिय हो गए हैं। जैसे 1967 से पहले भारतीय राजनीति को एक दल की प्रधानता का युग कहा जाता था, क्योंकि एक दल की प्रधानता थी। दूसरे विपक्षी दल बहुमत का आंकड़ा छूना तो दूर, एक विपक्षी दल की भूमिका भी नहीं निभा पाते थे। तो जो निष्क्रियता आई राजनीतिक दलों में, उसके कारण भी गठबंधन
सरकारों का बोलबाला हुआ। कुछ नए राजनीतिक दल उभर कर आए, उन्होंने कुछ लोकसभा की सीटें जीती, कई राज्यों में सरकारें बनाई, तो उसका महत्व बढ़ा। और जो मुख्य राजनीतिक दल था जो निष्क्रिय हो गया, उसको उस क्षेत्रीय दल या राज्य स्तर के दल का सहारा लेना पड़ा। नैतिकता का अभाव, यानी कि भारतीय राजनीति में नैतिकता का कुछ हद तक एक प्रकार से अभाव दिखता है। पहले जब विचारधाराओं का टकराव होता है, जब चुनाव में उतरते हैं राजनीतिक दल, तो वो कहते हैं हमारी विचारधारा ये है, हम इस पर अडिग हैं। दूसरे कहते हैं हमारी विचारधारा ये है, हम इस पर अडिग हैं। लेकिन जब दोनों दलों को बहुमत नहीं मिल पाता और बात सत्ता प्राप्ति की आती है, तो फिर दोनों, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो बहुमत करने के लिए दोनों फिर गठजोड़ कर लेते हैं। पब्लिक अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि हमने तो इस विचारधारा को मानने वालों को वोट दिया था, हमने इस विचारधारा को मानने वालों को वोट दिया था, लेकिन ये दोनों सत्ता प्राप्ति के लिए एक हो गए, गठजोड़ हो गया। तो नैतिकता का अभाव भी भारतीय राजनीतिक गठबंधन सरकारों का मुख्य कारण है। अवसरवादिता, यानी कि अवसर की तलाश में रहना। जब आम चुनाव होते हैं या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें कोई भी दल आसपास नहीं जा पाता या कुछ कमी रह जाती है। मान लो 5 विधानसभा सीटों की कमी रह गई, या राज्य सरकार या केंद्र में सरकार बनाने के लिए 10 या 20 लोकसभा मेंबरों की कमी रह गई, तो फिर क्षेत्रीय दलों की जो शर्तें हैं उनके आगे उस राष्ट्रीय दल को झुकना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। तो जो अवसरवादिता है वो भी गठबंधन सरकार की एक प्रकार से नींव का काम करती है। और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं। वो अपनी मनमानी शर्तें उस सरकार पर थोपते हैं, उस जो गठबंधन सरकार का मुख्य दल है उस पर थोपते हैं और समर्थन वापस लेने की धमकी देते रहते हैं। तो इस प्रकार अवसरवादिता भी गठबंधन सरकार का एक मुख्य कारण है। दल बदल, 1984 से लेकर 86 तक राजीव गांधी सरकार ने दल बदल को रोकने के लिए अनेक कार्य किए, बिल बने, लेकिन भारतीय कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और जो अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी राजनीतिक नेता हैं, वो उसी कमी का लाभ उठाकर दल बदल कर लेते हैं। यह नहीं है कि दल बदल व्यापक सतह पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कमी का फायदा उठाकर दल बदल आज भी किया जाता है। तो दल बदल भी गठबंधन सरकार को प्रेरणा देता है। क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा, यानी कि राजनीतिक जो केंद्रीय राजनीतिक दल है, जब केंद्रीय सरकार का निर्माण हो जाता है तो वह सारे देश को मद्देनजर रख के काम करती है। लेकिन भारत एक विशाल देश है, इसमें क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं सूखे की समस्या, कहीं बाढ़ की समस्या, कहीं पानी की समस्या, कहीं पथरीली जमीन की समस्या और कहीं मैदानी इलाके हैं तो उनको समतल करने की समस्या। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय समस्या होती हैं जिसको मद्देनजर रख के उस क्षेत्र में उस दल का निर्माण होता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर का दल है, जो सत्ताधारी दल है, वो उन क्षेत्रीय मुद्दों को छू नहीं पाता और क्षेत्रीय दल उसको पब्लिक के सामने रखते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो स्थानीय लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय पार्टी को वोट देते हैं। तो राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक पार्टियों द्वारा या शासन सत्ता पार्टी द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा करना भी राजनीतिक गठबंधन सरकार का एक अंग बन गया है। एक दल की प्रधानता की समाप्ति भी आपको बताया है भाई, 1967 तक भारत में एक दल की प्रधानता का युग था जिसमें कांग्रेस पार्टी ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी, गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उसके बाद की जो 67 के बाद की जो भारतीय राजनीति में एक प्रकार से बदलाव आया, चेंज आया, उसमें अनेक छोटे राजनीतिक दलों ने एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर लिया। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, चाहे जनता दल की बात करें, तो इससे क्या हुआ, इससे जो एक दल की प्रधानता थी उसका सिंहासन खत्म हो गया और
दूसरे क्षेत्रीय दल सत्ता की दौड़ में शामिल होने लगे तो एक दल की प्रधानता की समाप्ति भी गठबंधन सरकार को एक प्रकार से उसका मुख्य कारण बना। राष्ट्रीय दलों में अविश्वास, यानी कि भारत एक विशाल देश है, इसमें 90 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो इतने विशाल देश को संभालना, इतने वोटों को प्रभावित करना बहुत बड़ी समस्या है। जो स्थानीय लोग हैं, चाहे उत्तर की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे मध्य भारत की बात करें या चाहे पूर्वी भारत की बात करें, वो राष्ट्रीय दलों में कम विश्वास करते हैं। वो उसको वोट देते हैं जो वहाँ का लोकल नेता है। लोकल नेता कौन? वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो पार्टियाँ हमने बताई, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनेलो, जेजेपी या इसी प्रकार तेलुगु देशम या अनेक नई नई पार्टियाँ बनती रहती हैं। उनके नेता अपने क्षेत्रीय मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं और वो वादे करते हैं कि हमें सत्ता में लाइए, हमें सीटें जिताइए, हम आपकी ये शर्तें पूरी करेंगे। तो इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम ये होता है कि लोगों को राष्ट्रीय दलों में एक प्रकार से अविश्वास हो जाता है कि वो जो राष्ट्रीय दल है वो हमारे इन मुद्दों को समाधान करने का प्रयास नहीं कर रहा। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ। इसका ही अगला जो प्रश्न है, अगला जो पार्ट है, उसमें प्रश्न आ जाता है भारत में गठबंधन सरकार का इतिहास पर नोट लिखिए। तो इसमें आ जाता है, इसमें वैसे तो गठबंधन सरकार 1967 के चुनाव के बाद बननी शुरू हो गई, लेकिन जो व्यापक स्तर पर जिसमें काफ़ी भारतीय राजनीति में काफ़ी बदलाव किए, 1989 में बनी सरकार वो गठबंधन सरकार थी जिसमें क्षेत्रीय दलों की काफ़ी भूमिका रही। उसके बाद 1996 और 97 में संयुक्त मोर्चा सरकार, जो वीपी सिंह और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। उसके बाद 1998 और 1999 में राज्य सरकार, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार भी गठबंधन सरकारों में शामिल थी। उसके बाद 2004 से दलों पर प्रभाव, यानी कि गठबंधन सरकार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें हमने कर लिए थे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को खतरा, अपने हितों को प्राथमिकता, यानी कि भारत में जो भी गठबंधन सरकारें बनी उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारी भारतीय राजनीतिक इतिहास में मिलते हैं। और प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर, यानी कि गठबंधन सरकारों से जो सबसे ज़्यादा पतन हुआ वो भारतीय प्रधानमंत्री के जो पद है, गरिमा है, उसको हुआ, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाना एक प्रकार से 2 नाव में पांव रखने के बराबर है। यानी कि देश हित को प्राथमिकता दे तो फिर जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं वो काम न करने दे, यदि काम करें तो फिर वो समर्थन वापसी की धमकी दें। तो इस प्रकार भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को काफ़ी हद तक कमजोर किया था। इसी प्रश्न में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर 4 या 6 नंबर की एक नोट लिखने के लिए आ जाता है। प्रश्न है उदारीकरण का अर्थ और विशेषताएं। उदारीकरण का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये पाठ हम करेंगे। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण से मुक्ति, यानी कि सरकार जिन भी सरकारी उपक्रमों को अपने नियंत्रण में रखती है, उद्योगों को नियंत्रण में रखती है, उनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना उदारीकरण की नीति कहलाती है। और यह नीति 1991 में लागू की गई, नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे। और 24 जुलाई 1991 को इस नीति को संसद में पेश किया गया और इस नीति को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने, जो भारत एक विकासशील देश है, उसमें इस नीति को ये कहा गया कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सुझाव दिया, बताया संसद में कि सिंगापुर, कोरिया और जापान जैसे देशों ने उदारीकरण की नीति को प्राथमिकता देकर अपने देश को एक साधन संपन्न या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया गया है।
तो इसकी क्या क्या विशेषताएं, उदारीकरण की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमिट राज की समाप्ति, उदारीकरण के कारण परमिट राज की समाप्ति हुई। इसमें भारतीय बाजार को मुक्त और उदारवादी व्यवस्था में बदला गया। राजकोषीय नीति, यानी कि सार्वजनिक जो खर्चों को कम करके राजस्व बढ़ाने पर बल दिया गया और केंद्र और राज्य सरकार पर सब्सिडी धीरे धीरे कम करने को सिफारिश की गई। विदेशी खाते संबंधी नीति, यानी कि विदेशी खाते में घाटे को कम करने के लिए विशेष इसमें प्रावधान किए गए। कीमत नीति, सब्सिडी कम करके कई वस्तु जैसे पेट्रोलियम, खाद्य, रेलवे, बसों के किराए और चीनी के दामों में वृद्धि की गई। उदार आयात नीति, यानी कि भारतीय बाजार में आयात को उदार बनाया गया। कई उद्योगों और तकनीकों को भारत में विदेशी देशों से मंगवाया गया और उनको भारत में लगाया गया, जो कि उदार नीति का परिणाम बनी। कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति, भारतीय बाजार को कानूनी और सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया गया। ये कुछ कारण थे जिनको लागू करके उदारीकरण है उसको लागू किया गया। फिर इसमें आ जाता है अगला पार्ट, उदारीकरण अपनाने के क्या कारण थे, यानी कि भारत में उदारीकरण क्यों अपनाया गया। सबसे पहला जो इसमें हम लिखेंगे, कीमतों में वृद्धि, यानी कि 1991 में खाद्य पदार्थों की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गई और जिसके कारण सरकार को रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ा। यानी कि 1990-91 में भारत में महंगाई स्तर काफ़ी ऊंचे पहुंच गया और आम प्रयोग की चीज़ें की कीमतें काफ़ी बढ़ गई। विदेशी मुद्रा के कोष में जो कमी, वो भी उदारीकरण की नीति का कारण बना। 1990-91 में विदेशी मुद्रा में इतनी गिरावट आई कि 10 दिन के आयात बिल के लिए भी सरकार के पास भुगतान करने की रकम नहीं थी। चंद्रशेखर सरकार द्वारा विदेशी ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान करने के लिए सोना गिरवी रखने पड़ने की भी भारत में नौबत आई। राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई, जो उदारीकरण की नीति अपनाई उसमें मुख्य कारण था राजकोषीय घाटे में वृद्धि, बढ़ोतरी। 1981-82 में राजकोषीय घाटा स्केल घरेलू उत्पाद का 5.4 था, जो कि 1990-91 में बढ़कर 8.4 हो गया और 1980-81 में ब्याज की अदायगी कुल व्यय का केवल 10% था, जो कि 90-91 में 36.4% हो गया। यानी कि इतना पैसा तो ब्याज की अदायगी में ही देना पड़ता था। प्रतिकूल भुगतान शेष, जब आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाता है तो इसे असंतुलित या प्रतिकूल जो संतुलन है उसको कहेंगे। निर्यात बढ़ाने के लिए रियायतों को प्रदान किया गया। खाड़ी संकट, 1990-91 में ईरान, इराक और के मामले में खाड़ी में युद्ध हो गया, जिसके कारण खाड़ी के देशों ने पेट्रोल उत्पादन बंद करके और पेट्रोल की कीमतें में भारी वृद्धि की और भारत को महंगे दामों पर डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ा और फिर महंगे दामों में बाजार में बेचना पड़ा। सार्वजनिक उद्योगों की असफलता, जो उदारीकरण की नीति में मुख्य कारण रहा वो है सार्वजनिक उद्योगों की असफलता। जो सार्वजनिक उद्योग थे उन्होंने हमेशा सरकार के सामने घाटा दिया और उनको चलाने के लिए सरकार समय समय पर अनेक प्रकार के अनुदान देती रही, लेकिन अंततः उनको एक प्रकार से बंद करना पड़ा और फिर विदेशी निवेश बढ़ाया गया। जो पहले 5 मुख्य सार्वजनिक उद्योग थे और विदेशी निवेश बढ़ाने के कारण, उदारीकरण नीति अपनाने के कारण उन उद्योगों की संख्या बढ़कर 246 हो गई। तो इस प्रकार इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न थे, गठबंधन सरकार, इसके कारण, इतिहास और गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। दूसरा, उदारीकरण की नीति और इसके अन्य जो पार्ट बनते हैं वो आज हमने डिस्कस किए।